गांव में विमला नाम की एक बूढ़ी औरत थी। वो अपनी गांव की सहेलियों के साथ किटी पार्टी कर रही थी। आजकल के लड़के लड़कियों का चक्कर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। जिसे देखो वही लव मैरिज कर रहा है। विमला, तेरा भी तो बेटा जवान हो चुका है, देखना कहीं वो तो किसी लड़की के चक्कर में नहीं फंस गया। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। मैं अपने रोहन के लिए लाखों में एक बहू ढूंढ कर लाऊंगी और दहेज में एक मस्त गाड़ी लूंगी। फिर एक के ऊपर एक पैर रखकर ठाठ से चलूंगी पूरे गांव में। ऐसे वो सब गप्पे मारती रही। शाम को जब विमला अपने घर आई तो देखा उसके बेटे रोहन के साथ एक लड़की थी और दोनों के गले में वरमाला थी। ये सब क्या है रोहन? माँ, ये दिव्या है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसीलिए शादी कर ली। आपको ये सब पसंद नहीं, इसीलिए नहीं बताया। ए लड़की, तू इस घर में नहीं रह सकती, निकल जा इस घर से। दिव्या एक मुंहफट और तेज तर्रार लड़की थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, क्यों निकल जाऊं मैं? हाँ, मैं रोहन से शादी करके आई हूँ। अगर मुझे इस घर से निकालने की या मुझ पर अत्याचार करने की जरा भी कोशिश की तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। तुम सब पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसोगे, समझे? इतना कहकर दिव्या अपने कमरे में चली गई। विमला का दिमाग खराब हो गया। किस बदतमीज लड़की से शादी कर ली है तूने? इतना कहकर विमला भी गुस्से में अपने कमरे में चली गई। वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। रात को जब दिव्या खाना बनाने गई तब, मेरे लिए पालक पनीर बनाना। ये घर है, कोई होटल नहीं जो सबके लिए बना रही हूँ, वही खाना पड़ेगा, और मैं कोई जहर नहीं बना रही। ऐसे ही जब देखो तब इन दोनों सास बहुओं के बीच जंग हुआ करती थी। कहाँ विमला का सपना था दहेज में कार लेने का, और मिल गई उसे मुंहफट बहू। दिव्या भी रोहन के ऑफिस जाने के बाद हर रोज तैयार होकर कहीं जाया करती थी। ऐसे दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन जब रोहन काम पर गया हुआ था तब विमला की सहेलियां उसके मजे लेने उसके घर टपक पड़ी। और विमला, कैसी चल रही है तेरी कार? बहू तेरी सुनती भी है या नहीं? तभी दिव्या तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकली। दिव्या, हम लोगों के लिए चाय बना कर ला। मैं कोचिंग जा रही हूँ, एक नौकरी के इंटरव्यू की तैयारी कर रही हूँ मैं। इस घर की बहू होकर नौकरी करेगी तू? चल जा जाकर चाय बना कर ला। दिव्या आग बबूला हो गई। मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ, ना ही आपने मुझे खरीद रखा है। मेरा जो मन होगा वो करूंगी। मैं वो पुराने जमाने की बहू नहीं हूँ जिन्हें आप जैसी सास दबा कर रखती थी। इतना कहकर दिव्या वहां से चली गई। बड़ी आई, यही है तेरी लाखों में एक बहू। चलो बहनों, घर चलते हैं। इधर विमला का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। किस्मत ही खराब है मेरी, जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ना ही दहेज में गाड़ी मिली और ना ही पैसे। क्या फायदा हुआ शादी करने का? इस चुड़ैल को तो इस घर से निकालना ही होगा। अगले दिन रोहन के काम पर जाने के बाद विमला गांव में किसी पंडित जी से मिली। पंडित जी, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है, आप तो सब जानते हो। मुझे बस कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ कर दे दो जिससे मैं अपने बेटे की फिर से शादी करूंगी और उस डायन को बाहर कर दूंगी। आपके बेटे के लिए एक लड़की है? ठीक है पंडित जी, आप इसे मेरे घर भेज देना। विमला अपने घर आकर बैठी ही थी कि थोड़ी देर बाद पंडित जी द्वारा भेजी हुई लड़की रागिनी आ गई। अरे आओ आओ, आराम से बैठो। तुम इस घर की बहू बनने वाली हो। सामने किचन है, हम दोनों के लिए चाय बना कर लाओ। शर्माओ मत, तुम्हारा ही घर है। जी माँ जी। रागिनी चाय बनाने लगी। दिव्या ये सब बहुत देर से सुन रही थी। वो गुस्से में किचन में गई और ये मेरा किचन है, किसी अनजान को यहाँ परमिशन नहीं है, निकल यहाँ से। मुझे माँ जी ने बुलाया है, इस घर की होने वाली बहू हूँ मैं। ऐसे ही दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगा। एक दिन तो हद ही हो गई। दिव्या, तू अब इस घर से निकल जा। तुझे न ढंग से बात करनी आती है न इज्जत करनी आती है। मैं रोहन की शादी रागिनी से कराऊं, तू निकल जा। ठीक है, अगर रोहन इससे शादी करने को तैयार है तो मैं निकल जाती हूँ इस घर से। दिव्या उसी वक्त गुस्से में घर से बाहर चली गई। विमला बहुत खुश हुई। अच्छा हुआ चली गई, अब मैं आराम से तेरी शादी रोहन से कराऊंगी। शाम को जब रोहन घर आया तो उसे दिव्या नहीं मिली। अरे किसे ढूंढ रहा है तू? तेरी दिव्या ये घर छोड़कर चली गई, लेकिन तू टेंशन ना ले, मैं तेरी शादी इस लड़की से कराऊंगी। मुझे किसी से शादी नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ दिव्या को ढूंढने। रोहन अपनी बीवी को ढूंढने चला गया। रात को इधर विमला और रागिनी गप्पे मारने लगी। माँ जी, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, आप भी सो जाइए। मुझे नहीं लगता रोहन जी इतनी जल्दी आएंगे। सही कह रही है तू, बड़े दिनों बाद सुकून की नींद सो पाऊंगी मैं। विमला अपने कमरे में जाकर सो गई। कुछ देर बाद अचानक बर्तन गिरने की आवाज से विमला की नींद खुल गई। अभी भी कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। ये आवाजें कैसी? कहीं चोर तो नहीं घुस आया? देखना पड़ेगा। विमला दबे पांव आई तो देखा रागिनी घर का सामान चोरी कर रही थी।
रागिनी, तू ये क्या कर रही है? तभी रागिनी ने बेलन उठाकर जोर से विमला की खोपड़ी पर मारा और भाग गई। विमला के सर पर गहरी चोट आ गई। विमला बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद रोहन और दिव्या वापस आ गए। विमला को इस हालत में देखकर दोनों हैरान हो गए। माँ जी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा, इनके सर पर गहरी चोट लगी है। रोहन और दिव्या विमला को हॉस्पिटल लेकर गए। करीब 2 घंटे बाद उन्हें होश आया। सारी रात वहीं गुजर गई। आप ऑफिस जाओ, मैं माँ जी के पास हूँ। रोहन को अर्जेंट काम था, इसलिए वो काम पर चला गया। 4-5 दिनों तक दिव्या ने विमला की उस हॉस्पिटल में खूब सेवा की। अब उसके घाव भी भरने लगे, पर अभी तक ना ही दिव्या विमला से बात कर रही थी और ना ही विमला दिव्या से। एक रात, देखा माँ, आपको दिव्या पसंद नहीं थी, पर उसी ने आपकी सेवा की। जब से आप यहाँ भर्ती हो तब से वो कहीं नहीं गई, और जिसको आप लेकर आई थी वो चोर निकली। मुझे माफ कर दे बहू, आज से तू ही मेरी बहू है। माँ जी, आज आप डिस्चार्ज होने वाली हैं, पर इसके अलावा एक और खुशखबरी है। मैं जिस नौकरी की वजह से परेशान थी ना, उस नौकरी के लिए लाखों लोगों ने अप्लाई किया था, पर उन लाखों लोगों में से कंपनी ने मुझे चुना है। मुझे कुछ एडवांस मिला था, तो डाउन पेमेंट करके मैंने कार ले ली है। रोहन आज उसी कार से आए हैं। आज मैं आपको अपनी कार में घर ले चलूंगी। विमला की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। दिव्या अपनी सास को कार में बिठाकर गांव पहुंची। उसकी सारी सहेलियां उसे बड़े ही ध्यान से देख रही थी। ये खुशी विमला से बर्दाश्त नहीं हुई। वो जैसे ही कार से बाहर निकली, उसने दिव्या को गले से लगाया और जोर जोर से रोने लगी। रोहन ये नजारा देखकर बहुत खुश हो रहा था। अरे अब क्यों रोती है बिमला? तेरा कार वाला बरसों पुराना सपना तेरी बहू ने पूरा कर दिया है। अब हर रोज ठाठ से घूमना इस गाड़ी में। उस दिन के बाद रोहन, दिव्या और बिमला खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। दिव्या और प्रफुल्ल की शादी को लगभग 1 महीना ही हुआ था। दिव्या के ससुराल में उसके पति के अलावा उसकी सास और एक ननद थी। जब से दिव्या ब्याह के आई थी, घर की सारी जिम्मेदारियां उसी के सर पर आ गई। घर में बेचारी इकलौती बहू सारा दिन सबकी फरमाइशें पूरी करते ही नहीं थकती। अरे दिव्या, मेरा टॉवल कहाँ है? जल्दी दो, मुझे नहाने जाना है। हाँ, ये लीजिए, सामने ही तो रखा था। बहू, अरे ओ बहू, अरे कहाँ रह गई? चाय आज ही मिल जाएगी या कल तक का इंतजार करूं? जी लाई, सारा दिन बस ये करो वो करो। ऐसा लगता है बहू ने कोई काम वाली लाए हैं, जिससे बस सारा दिन काम करवाते रहो। सुबह से शाम तक बस उनकी फरमाइशें पूरी करते रहो। इससे लाख गुना खुश तो मैं अपने मायके में थी, जहाँ मैं बस ऑर्डर करती थी और मेरी माँ मेरी सारी फरमाइशें पूरी करती थी। मेरी ही गलती थी जो अपने पापा की बात मानकर इस घर में शादी के लिए तैयार हो गई। नहीं तो वो कनाडा वाला मनप्रीत आज मुझे रानी बनाकर रखता और विदेश में रहने को मिलता वो अलग। हाय मेरी किस्मत, यहीं आकर फंसना था मैंने। अरे चाय पिलाने का मन नहीं है क्या बहू? लाई लाई मम्मी जी, ये लीजिए आपकी चाय। इसके बाद दिव्या किचन में जाकर खाना पैक करने लगती है। तभी उसकी ननद नैना किचन में आती है। भाभी, अगर मेरा लंच पैक हो गया हो तो दे दो, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। हाँ नैना, बस 2 मिनट, ये लो। नैना टिफिन लेकर वहां से चली जाती है। दिव्या सारा दिन अपने ससुराल वालों की खुशियों का ख्याल रखती, लेकिन अंदर ही अंदर कुढ़ती भी रहती। एक ये महारानी, पता नहीं कब इसकी शादी होगी और कब ये अपने ससुराल जाएगी। माँ ने कहा था बेटी बस कुछ दिन झेल ले, इसके बाद तो ब्याह कर चली जाएगी, लेकिन पता नहीं कब इसकी शादी होगी और कब ये यहाँ से जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब नैना अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेती है और उसके घर वाले उसकी शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। एक रोज संडे वाले दिन नैना अपने चेहरे पर ब्लीच लगाकर बाहर आती है। तभी उसकी माँ कमला उससे कहती है, वाह मेरी रानी बिटिया, अपना कितना ध्यान रखती है। बस अपने चेहरे को ऐसे ही चमकाती रह, फिर देख तेरी माँ तेरे लिए क्या राजकुमार ढूंढ कर लाएगी। राजकुमार? आगे चलकर इसने भी मेरी तरह काम वाली ही बनना है। वैसे आशा बहन ने अपनी नैना के लिए एक बढ़िया रिश्ता बताया है। परसों लड़के वाले इसे देखने आ रहे हैं। क्या सच में माँ? मेरी छोटी सी बहन कब इतनी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। लड़के वाले? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब नैना की शादी हो जाएगी। चलो अच्छा है, कम से कम इससे जान तो छूटेगी और मेरा काम तो कम होगा। कुछ देर बाद नैना अपना चेहरा धोकर आती है तो उसके चेहरे पर लाल रंग के बड़े बड़े धब्बे उभर आते हैं। वो जोर से चिल्लाते हुए बाथरूम से बाहर आती है। ओ नो, ये मेरा चेहरा, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? सत्यानाश, परसों तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं और तू है कि अपना पूरा चेहरा जलाकर बैठ गई। अरे लड़के वाले तुझे ऐसे देखेंगे तो झट से ना कर देंगे। ओ गॉड, अब क्या करें? आप टेंशन मत लीजिए, ये जरूर इसे ब्लीच से एलर्जी हुई होगी
मैं अभी इसके चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगा देती हूँ, साथ ही बर्फ से सिकाई कर देती हूँ, कल तक ठीक हो जाएगा। इसके बाद दिव्या मुल्तानी मिट्टी का पैक बनाकर नैना के चेहरे पर लगा देती है। इसके बाद वो अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फोन करती है और कहती है, ओफो माँ, ये अच्छी बहू बनने का ड्रामा ना अब मुझसे और नहीं होता। और तुमने तो कहा था कि तेरी ननद शादी करके चली जाएगी तो फिर इस घर पर तेरा ही राज होगा, पर अब तो शादी को 4 महीने होने को आ गए, लेकिन ये तो अभी तक इसी घर में पड़ी है। और तो और अपना सारा मेकअप तक मैंने इसे देकर रखा है ताकि ये सुंदर दिखे और इसकी शादी हो। हाय, मेरी नाजुक बच्ची को वहां जाकर कितना काम करना पड़ रहा है। तू चिंता मत कर, तेरी ननद की शादी हो जाएगी तो फिर तो तेरा ही तेरा राज है उस घर पर। अच्छा माँ, अब मैं फोन रखती हूँ और जरा देख कर आती हूँ उस महारानी का चेहरा ठीक हुआ भी या नहीं। दिव्या जाकर देखती है तो नैना का चेहरा पूरी तरह ठीक हो चुका होता है। थैंक यू भाभी, आपके हाथों में तो जादू है जादू। हाँ हाँ मेरी प्यारी ननद, अब तुम देखना मैं तुम्हें परसों कैसे तैयार करती हूँ। जब लड़के वाले आएंगे तो वो सब तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। और आखिर वो दिन भी आ जाता है जिस दिन लड़के वाले नैना को देखने आते हैं। उस दिन दिव्या सुबह तड़के उठकर ही घर की साफ सफाई में लग जाती है। रामू, जल्दी से सभी पर्दे, बेडशीट और सोफा कवर, टेबल कवर बदल दो। और हाँ, इसके बाद सभी खिड़कियां दरवाजे अच्छे से साफ कर दीजिए और घर में एक भी जाला नहीं दिखना चाहिए। उसकी आवाज सुनकर सभी घर वाले भी उठ जाते। दिव्या, तुम इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई और ये कारखाने से रामू को क्यों बुला लिया? देखिए जी, आज मेरी इकलौती ननद को लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो उनकी खातिरदारी में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए रामू को भी अपनी हेल्प के लिए बुला लिया। और आज रामू किचन में भी मेरी मदद करेगा तो आज सारा दिन वो यहीं रहेगा। सचमुच बड़े ही भाग्यशाली हैं हम बहू, जो तुम इस घर में आई। सच में भाभी, भाभी हो तो आपके जैसी। अरे नैना, तुम क्यों इतनी जल्दी उठ गई? तुम अपनी नींद पूरी लो, तभी तो फ्रेश रहोगी और तभी तो चेहरे पर रौनक आएगी। सारा काम मैं खुद देख लूंगी। सारा काम निपटाकर दिव्या नैना को अपनी अच्छी सी साड़ी पहनाकर और उसका मेकअप करके तैयार कर देती है। साथ ही उसे अच्छे से सब समझा देती है कि किस सवाल का क्या जवाब देना है। दिन के समय लड़के वाले आ जाते हैं। दिव्या उनके सामने खाना परोसते हुए कहती है, ये लीजिए, ये सब नैना दीदी ने अपने हाथों से बनाए हैं। बहुत ही टैलेंटेड है ये। सुबह 5 बजे से उठकर तैयारियों में लगी हुई थी। खाना तो क्या लाजवाब बनाती है। अब सचमुच खाना तो बहुत ही अच्छा बना है भाई। अच्छा नैना, अपने बारे में कुछ बताइए, आपको क्या पसंद है और क्या नहीं? इसके बाद नैना वही बोलती है जो दिव्या ने उसे कहा होता है। जी, जो मेरे मायके वालों को पसंद है वो हर चीज मुझे पसंद है, और शादी के बाद मेरे ससुराल वालों को जो पसंद होगा वही मेरी पसंद होगी। सचमुच क्या संस्कार है भाई। इसके बाद लड़के वाले रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। दिव्या अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फोन मिलाती है। मम्मी, फाइनली रिश्ता पक्का हो गया। हाश, सचमुच बड़ी संतुष्टि मिली आज। इसके बाद दिव्या अपने पंडित को पैसे देकर इसी महीने में मुहूर्त निकालने को कहती है। पंडित बिल्कुल वैसे ही करता है। इसके बाद तो दिव्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो खुशी खुशी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। नैना के लिए शॉपिंग से लेकर उसके पार्लर तक, मेहंदी वाले से लेकर डीजे वाले तक सबका इंतजाम वो कर लेती है। दिव्या उस दिन बहुत खुश थी। वो हर जगह अपनी ननद के साथ थी। अगली सुबह नैना की विदाई हो जाती है। नैना की शादी के 2 दिन बाद दिव्या काफी उदास अपने कमरे में बैठी थी। तब उसका पति प्रफुल्ल उससे कहता है, क्या हुआ दिव्या, तुम इतनी उदास क्यों हो? प्रफुल्ल, मैं हमेशा सोचती थी कि नैना जल्दी से ब्याह कर अपने ससुराल चली जाए, लेकिन अब जब वो चली गई तो उसके बिना ये घर कितना खाली हो गया। ऐसा लग रहा है मानो मुझसे मेरी बहन बिछड़ गई हो। इसके बाद प्रफुल्ल हंसते हुए उसे गले लगा लेता है। वो कहते हैं ना कि किसी की अहमियत उसके जाने के बाद ही पता चलती है। दिव्या के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। नैना की शादी के बाद उसे अपनी ननद की अहमियत समझ में आई। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।